पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां पर पाकिस्तानी सेना और छापामार मुक्ति बाहिनी सेना के बीच लड़ाई छिड़ी हुई थी। मुक्ति बाहिनी अलग देश की मांग कर रही थी और उनकी इस लड़ाई में पाकिस्तानियों का मानना था कि इस उफान लेते विद्रोह की वजह छापामार सैनिकों को भारत की दी हुई शय है। और ये बात ठीक भी थी, क्योंकि पाकिस्तानियों का ह्यूमन राइट्स को लेकर व्यवहार हद पार कर रहा था और भारत पर सैनिक हस्तक्षेप का दबाव बढ़ रहा था। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थीं कि हमला अप्रैल में हो। 3 दिसंबर 1971 कड़कड़ाती सर्दी की शाम थी। इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। शाम के धुंधलके में ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के सेबर जेट्स और स्टार फाइटर्स विमानों ने भारतीय वायु सीमा पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराने शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी ने उसी समय दिल्ली लौटने का फैसला किया। दिल्ली में ब्लैकआउट होने के कारण पहले उनके विमान को लखनऊ मोड़ा गया और फिर 11 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंची। मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद कांपती हुई आवाज में अटक अटक कर उन्होंने देश को संबोधित किया। पाकिस्तान के इन हमलों के जवाब में भारतीय सेना आखिरकार पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन में कूद पड़ी और ठीक उसी रात भारत ने पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन युद्ध की घोषणा से पहले ही पाकिस्तान ने इंडियन नेवी के युद्धपोत यानी लड़ाई के जहाज INS विक्रांत को खत्म करने की नीयत से गाजी पनडुब्बी भेज दी। पर वहां मौजूद INS राजपूत के कैप्टन ने पानी में हलचल देखी और डेप्थ चार्ज ड्रॉप कर दिए, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन्स, पनडुब्बियों से लड़ने वाले हथियार। डेप्थ चार्ज के हाइड्रोलिक शॉक ने गाजी को गहरे समंदर में डुबो दिया। नौसेना पाकिस्तान के इरादों से वाकिफ हो गई थी और समझ गई थी कि दुश्मन की पनडुब्बी बंबई बंदरगाह को अपना निशाना बनाएंगी, और इसमें कोई शक नहीं था कि उनके वॉरशिप गाजी के डूबने का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की नौसेना फड़फड़ा रही होगी। इंडियन नेवी के हाईकमान ने तय किया कि लड़ाई शुरू होने से पहले सारे नौसेना फ्लीट को मुंबई से बाहर ले जाया जाए। जब 2 और 3 दिसंबर की रात को नौसेना के पोत मुंबई छोड़ रहे थे तो इंडियन नेवल रेडियो डिटेक्शन इक्विपमेंट को दीव हार्बर से दक्षिण पश्चिमी ओर कोई 30 मील दूर तक एक पनडुब्बी की गतिविधि का पता लगा। पाकिस्तान की ये पनडुब्बी बहुत आधुनिक थी, ये सभी ताज़ा तकनीकों से लैस थी। पश्चिमी बेड़े के 14वें फ्रिगेट स्क्वाड्रन को तत्काल पनडुब्बी पर हमला करके तबाह करने की मुहिम पर भेज दिया गया। बेड़े में 2 युद्धपोत शामिल थे, INS खुकरी और INS कृपाण। ये दोनों पोत टाइप 14 ब्लैकवुड क्लास फ्रिगेट थे। ये एंटी सबमरीन फ्रिगेट अपने मिशन पर 8 दिसंबर को मुंबई से चले और 9 दिसंबर की सुबह होने तक उस इलाके में पहुंच गए थे जहां पाकिस्तानी पनडुब्बी के होने का संदेह था। और इस फ्रिगेट की कमान थी कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला के हाथ में, जो शिप के आगे के हिस्से में रेलिंग से टिके हुए दूर फैले समंदर को ताक रहे थे। दिमाग में अपने दुश्मन की पनडुब्बी को नष्ट करने की स्ट्रैटेजी चल रही थी और हाथ में एक लेटर पैड फड़फड़ा रहा था जिसमें वो अपनी 14 बरस की बच्ची को खत लिख रहे थे जो उनसे बहुत दूर शिमला में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी। मुल्ला अपनी बेटी पर जरा सा नाराज थे कि क्यों उसके हर विषय में 90% से ज्यादा अंक नहीं आए हैं, क्यों वो सबसे बेहतर नहीं है। आखिर वो उनकी बेटी थी, एक ऐसे पिता की बेटी जो किसी हाल में कमतर साबित नहीं होना चाहते थे। वो अपनी बेटी को सख्त हिदायतें दे रहे थे कि वो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य से ना भटके। अभी वक्त सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने का है, मजबूत भविष्य के लिए गहरी नींव खोदने का है। उन्होंने लिखा, लाइफ, लाफ्टर एंड लव विल कम लेटर। कैंटीन में बेस्वाद खाने की शिकायत करने वाली बेटी को उन्होंने जवाब दिया कि अच्छा है कि तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, देश की 90% आबादी को इतना भी नसीब नहीं है। मैं खुश हूं कि तुम्हें अभाव में रहने की आदत पड़ रही है। कैप्टन मुल्ला जानते थे कि फौजियों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वो अपनी बेटी को एक मजबूत इंसान बनाना चाहते थे,
अपनी तरह। शायद एक पिता के मन के बवंडर समंदर में युद्ध पोतों से पैदा हुई हलचल से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। 15 मई 1926 को जन्मे कप्तान महेंद्र नाथ मुल्ला 1948 में रॉयल इंडियन नेवी में कमीशन हुए थे। 10 साल बाद वे लेफ्टिनेंट कमांडर बने और फिर 8 साल बाद 1964 में कमांडर। स्वभाव से सरल और ईमानदार शख्स थे और बेहद कड़क और जुझारू ऑफिसर थे। अपनी टीम से भी उनकी यही उम्मीद रहती थी। उन्हें टफ टास्क मास्टर कहा जाता था। महेंद्र मुल्ला एक स्पष्टवादी अफसर थे और अपने शानदार दबंग व्यक्तित्व के कारण सबके बीच बहुत लोकप्रिय थे। नेवल ऑफिसर्स जो कोर्ट मार्शल से गुजरते थे, उनके लिए कैप्टन मुल्ला एक डिफेंस काउंसिल के रूप में बहुत डिमांड में रहते थे। वो जजों और वकीलों के परिवार से थे, शायद इसीलिए कायदे कानून को लेकर बड़ी गहरी समझ रखते थे। 9 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान सेना की डैफ्नी क्लास पनडुब्बी PNS हंगोर ने अपने एरिया में 2 सोनार कॉन्टैक्ट डिटेक्ट किए। सोनार यानी साउंड वेव या ध्वनि की मदद से समुद्र में किसी चीज का पता लगाना। पनडुब्बी के सोनार और रेडार ट्रांसमिशन ने उनकी पहचान एक वॉरशिप के तौर पर कर ली, लेकिन वो उनको रोक नहीं पाई। उनके रास्ते में अड़चन पैदा करने की कोशिश असफल हो गई और रेंज बढ़ने से उनका संपर्क टूट गया। दीव के तट से कोई 40 नॉटिकल माइल अंदर अरब महासागर के शांत पानी में तैरते INS खुकरी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका दुश्मन उसके आसपास घात लगाए बैठा है। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात इसी पनडुब्बी में तैनात पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कमांडर तस्नीम अहमद पानी के नीचे अपनी वेसल में कसमसा रहे थे। पूरा का पूरा इंडियन नेवल फ्लीट उनके ऊपर से गुजरा और वो कुछ नहीं कर सके। उनके पास हमला करने के आदेश नहीं थे क्योंकि युद्ध की औपचारिक घोषणा अभी हुई नहीं थी। कंट्रोल रूम में कई लोगों ने टॉर्पीडो फायर करने के लिए जोर डाला, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि हमला करना युद्ध करने जैसा था और एक लेफ्टिनेंट कमांडर अपनी तरफ से ऐसा कतई नहीं कर सकता था। हाँ, हमला करने का लालच जरूर आता रहा क्योंकि दुश्मन इतने करीब हो और वो भी खतरे से एकदम अनजान, ऐसा मौका आसानी से कहाँ मिलता है। अब भारतीय नौसेना को पाकिस्तानी पनडुब्बी हंगोर के द्वारा भेजे गए संदेशों से उनके वहां होने का पता चल चुका था। यानी उन्हें अंदाजा था कि एक पाकिस्तानी पनडुब्बी दीव के तटों के आसपास ही घूम रही है। खुकरी धीमी रफ्तार से बही जा रही थी। कप्तान ने रफ्तार इसलिए धीमी रखी थी क्योंकि उसके बेहतर और उन्नत 170/174 सोनार का डिटेक्शन बढ़ाना था। इस वक्त स्पीड सिर्फ 12 नॉट यानी कोई 20-21 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक उसी समय हंगोर अपने इरादों को अमल करने पर तुला था और भारत के वॉरशिप की धीमी गति उसका काम आसान कर रही थी। 9 दिसंबर को हंगोर काठियावाड़ कोस्ट की तरफ जा रही थी और तभी उसके सोनार पर कुछ कॉन्टैक्ट पिक हुए। उनके सोनार ट्रांसमिशन से साफ पता लग रहा था कि वो वॉरशिप है। रेडार ने उनकी दूरी कोई 6 से 8 मील की बताई। पाकिस्तानी सबमरीन ने अपने दुश्मन का पीछा शुरू कर दिया। टोह लेने की लंबी दूरी की अपनी क्षमता के कारण हंगोर को जल्द ही खुकरी और कृपाण के होने का पता चल गया, और ये भी कि ये दोनों पोत जिग-जैग तरीके से पाकिस्तानी पनडुब्बी की खोज कर रहे थे। हंगोर ने उनके और नजदीक आने का इंतजार किया। फिर रेंज में आते ही उसने INS कृपाण को अपना निशाना बनाया और एक होमिंग टॉर्पीडो उसकी तरफ दाग दिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान के जहाज़ों को हिंदुस्तान के पानी में ही डुबो देना चाहता था। अपने पोत गाजी का बदला लेने का बहुत अच्छा मौका उसके हाथ लग गया था। होमिंग टॉर्पीडो का अपना सोनार होता है, वो खुद अपना लक्ष्य खोज कर वार करता है। ये बहुत आधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन था। वार निशाने पर लगा था, लेकिन भारत की वॉरशिप की किस्मत अच्छी थी। टॉर्पीडो फटा नहीं। पनडुब्बी के आसपास होने से पानी में नीचे गहराई में तेज हलचल हो रही थी। यह हलचल समंदर की लहरों के अलावा किसी और मूवमेंट का इशारा कर रही थी। INS कृपाण को खतरे का आभास हो गया। कप्तान ने टीम को अलर्ट किया और पूरी तेजी से वेसल की दिशा बदल दी। वो उसे दूर ले जाने लगे। लेकिन सिर्फ अपना बचाव करना युद्ध नहीं होता, युद्ध तो आक्रमण से जीते जाते हैं।
कृपाण ने अपनी सुरक्षा में एक एंटी सबमरीन मोटर हंगोर को निशाना बनाते हुए दाग दिया, लेकिन वो पाकिस्तानियों का कोई नुकसान नहीं कर सका। जब हंगोर का पहला वार खाली गया तो उसने स्पीड बढ़ाने के लिए स्नॉर्कलिंग शुरू कर दी, यानी सतह पर तैरते हुए बाहर से भी हवा खींचते रहना। लेकिन उसके प्रयासों को सफलता नहीं मिली। 9 तारीख की शाम को अपने सेंसर्स की मदद से पाकिस्तान के हंगोर ने भारत के दोनों युद्धपोतों की चाल का एक पैटर्न समझ लिया था। शाम 7 बजे पनडुब्बी हंगोर उनके काफ़ी करीब थी। आईएनएस खुकरी 12 नॉट्स की स्पीड से चल रही थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अब हंगोर हमला करने के लिए तैयार थी। वो पेरिस्कोप डेप्थ पर चल रही थी, यानी तकरीबन पानी की सतह पर, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सबमरीन के कमांडर ने थोड़ा गहराई में जाकर सोनार ट्रांसमिशन के हिसाब से दूसरा होमिंग टॉर्पीडो दाग दिया। हंगोर बहुत तेजी से पलटा था और उसने खुकरी को पीछे से निशाना बनाया और एक और टॉर्पीडो तेजी से आईएनएस खुकरी की तरफ आया। 1.5 मिनट की रन थी। टॉर्पीडो खुकरी की मैगजीन के नीचे जाकर एक्सप्लोड हुआ। आईएनएस खुकरी में परंपरा थी कि रात 8:45 के समाचार सभी इकट्ठा होकर एक साथ सुना करते थे, ताकि उन्हें पता रहे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। समाचार शुरू हुए। ये आकाशवाणी है। अब आप अशोक वाजपेयी से समाचार शब्द पूरा नहीं हुआ था कि पहले टॉर्पीडो ने खुकरी को हिट किया। झटका इतनी जोर का था कि 1200 टन की भारी भरकम शिप बुरी तरह हिल गई, जैसे कोई बवंडर आया हो समंदर में। कैप्टन मुल्ला अपनी कुर्सी से गिर गए और उनका सर लोहे से टकराया और माथे से खून बहने लगा। अभी किसी को समझ में आता कि आखिर शिप के किस हिस्से में आघात हुआ है कि उससे पहले ही एक धमाका और हुआ। दूसरा धमाका होते ही पूरे पोत की बत्ती चली गई। कैप्टन मुल्ला ने अपने सब लेफ्टिनेंट को आदेश दिया कि वो पता लगाएं कि हो क्या रहा है, डैमेज कहाँ है और कितना। लेकिन खुकरी के पास कुछ भी पता करने का या कोई एक्शन लेने का वक्त नहीं बचा था। खुकरी में 2 छेद हो चुके थे और उनमें तेजी से पानी भर रहा था। उसके फनल से धू धू करती आग की लपटें निकल रही थीं। उधर सब लेफ्टिनेंट भागकर ब्रिज पर पहुंचे। उस समय वेस्टर्न फ्लीट के इस टास्क फोर्स के कमांडर कैप्टन मुल्ला ने पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख को सिग्नल भिजवाए कि खुकरी पर हमला हो गया है। आखिरी टॉर्पीडो के वार के कारण शिप का सारा तेल बहकर समंदर की तह पर फैलता जा रहा था। कई हिस्सों में आग लग गई थी। लोग अंडर वाटर तैरकर ही किसी तरह शिप से दूर जा सकते थे। आसपास सबका तेज महक और तेल के कारण दम घुट रहा था। कैप्टन मुल्ला जानते थे कि अब उन्हें एक सक्षम बचाव दल की जरूरत है। कैप्टन मुल्ला सही मायनों में कप्तान थे, एक मजबूत इंसान। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर हैरान रह जाते थे कि कैसे वो दर्द को बिना दवा, बिना पेन रिलीफ के सहन कर लेते थे। एनेस्थीसिया के लिए मना करके अपनी दाढ़ उखड़वा लेने वाले मुल्ला शायद खुद को किसी बड़ी मुश्किल, किसी बड़े दर्द के लिए तैयार कर रहे थे। आईएनएस खुकरी में सवार 18 अफसर और कोई 200 सेलर्स कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है कि पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। खुकरी का ब्रिज समुद्री सतह से 4थी मंजिल पर था, लेकिन मिनट भर से कम समय में ब्रिज और समुद्र का स्तर बराबर हो चुका था। कैप्टन मुल्ला ने अपने सब लेफ्टिनेंट की तरफ देखा और बोले, गेट डाउन। ये उनका आदेश था जिसे टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेफ्टिनेंट ने अपने कमांडर की तरफ आखिरी बार देखा और फौलाद की सुरक्षा छोड़कर अरब सागर की भयानक लहरों के बीच कूद गए। कैप्टन मुल्ला पूरी शिप में यहाँ वहां दौड़कर लोगों को नीचे कूदने को बोल रहे थे। जितनी लाइफ जैकेट्स थीं सब बांट दी गईं। जितनी लाइफ बोट्स थीं सब पानी में उतार दी गईं। शिप में मौजूद आखिरी लाइफ जैकेट भी कैप्टन मुल्ला ने अपने जूनियर को पहना दी। बोले, गो ऑन, सेव योरसेल्फ, डोंट वरी अबाउट मी, गो ऑन। मुल्ला शिप के कप्तान थे। उन्हें भारतीय नौसेना की परंपरा का निबाह करना था। वो अपनी प्यारी शिप का साथ छोड़ नहीं सकते थे। आईएनएस खुकरी धीरे धीरे नीचे जाती जा रही थी। लोग बर्फ से ज्यादा ठंडे पानी में छलांग लगा रहे थे। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। एक अजीब सा भयावह दृश्य था।
कैप्टन मुल्ला जानते थे कि वो अकेले नहीं हैं जो शिप के साथ समंदर के गर्भ में समाने जा रहे हैं। उनकी टीम के कई लोग और थे, उनके अपने आदमी, वो आदमी जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथों में थी और वो बेबस थे, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसे कमांडर और इंजीनियर M.O. ओमन, जिन्होंने दौड़ते हुए इंजन रूम में अपनी पोजीशन ले ली थी, और लेफ्टिनेंट जैन भी तो, जो नीचे दौड़े थे नीली लाल पेंसिलें लाने ताकि चार्ट पर अपने सोनार की वर्किंग रेंज बना सकें, और लेफ्टिनेंट कमांडर और स्पेशल कम्युनिकेशन ऑफिसर सूरी, जो डूबती शिप में जब सब ऊपरी हिस्से की तरफ दौड़ रहे थे तो वो नीचे डेक में लाइफ जैकेट्स लेने उतरे थे और अब तक नहीं लौटे थे। कैप्टन मुल्ला ब्रिज से जाकर टिक गए। उन्हें अपने पैरों में पानी महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और होठों पे दबा के सुलगा ली। एक वॉरशिप का कमांडर सामने दिखती मौत से घबरा जाए तो वो कमांडर कैसा? उनके जूनियर स्टाफ ने अपने कैप्टन जैसा दिलेर और संयमी आज तक नहीं देखा था। उन्होंने दूर से देखा कि INS खुखरी का अगला हिस्सा 80 डिग्री का एंगल बनाकर पानी के अंदर डूबता जा रहा था और कैप्टन मुल्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। शेरो शायरी के शौकीन कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला के लिए ही शायद अहमद नसीम कासमी ये शेर लिख गए थे, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। INS खुखरी पानी में डूबने लगी तो एक बड़ा सा भंवर बन गया और समंदर ने एक बड़े निवाले जैसे पूरे वेसल को खींचकर अपने आप में समा लिया। ऐसा लगा जैसे किसी नाटक का पटाक्षेप हुआ हो, किसी बेहद दुखद नाटक का। चारों तरफ मदद के लिए शोर मचा हुआ था, लेकिन जब खुखरी आंखों से ओझल हुआ तो शोर कुछ देर के लिए थम सा गया, जैसे मौत के बाद का सन्नाटा। अब बारी थी जो बच गए हैं उन्हें किनारे तक पहुंचाने की। बचने वालों की आंखें जल रही थीं। समुद्र में तेल फैला होने के कारण लोग उल्टियां कर रहे थे। खुखरी के डूबने के 40 मिनट बाद लेफ्टिनेंट बसु को कुछ दूरी पर कुछ रोशनी दिखाई दी। उन्होंने उसकी तरफ तैरना शुरू कर दिया। जब वो उसके पास पहुंचे तो पता लगा कि वो एक लाइफ राफ्ट थी जिसमें करीब 20 लोग बैठ सकते थे। एक एक करके 29 लोग उस 20 लोगों की क्षमता वाली राफ्ट पर चढ़ गए। उस समय रात के 10 बज चुके थे। खुखरी के डूबने के बाद पहली बार कोई अच्छी बात हुई थी, यानी अब उम्मीद थी कि शायद जिंदगी बच जाए। राफ्ट हवा और लहरों के साथ हिचकोले खाती रही। शायद इन बचने वालों का भाग्य वाकई बहुत अच्छा था। राफ्ट पर पीने का पानी और खाने के लिए चॉकलेट्स और बिस्किट भी थे। पस्त होते सेलर्स और ऑफिसर्स की जान में जान आ गई। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अपने ऊपर एक हवाई जहाज को उड़ते देखा। सब ने अपनी कमीजें हिलाकर और लाल रॉकेट फ्लेयर्स फायर करके उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन जहाज वापस चला गया। थोड़ी देर बाद 2 और विमान आते दिखाई दिए। सब लेफ्टिनेंट बसु और अहलुवालिया ने फिर वही ड्रिल दोहराई, यानी कमीजें हिलाई और लाल फ्लेयर्स फायर किए। इस बार विमान ने उनको देख लिया, लेकिन वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उनको क्षितिज के पानी पर जहाज के 3 मस्तूल यानी मास्ट दिखाई दिए। खुखरी के सर्वाइवर्स के लिए INS कछाल नाम का शिप आ गया था। एक एक करके सभी नाविकों को जहाज पर चढ़ाया गया। बचने वालों की संख्या 64 थी। शिप पर चढ़ते ही सभी को गर्म कंबल और गर्मा गर्म चाय दी गई। इन लोगों ने पूरे 14 घंटे खुले आसमान में समुद्री लहरों के बीच बिताए थे। इस बीच एक घायल नाविक की मौत हो गई थी। उसके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटाकर उसे समुद्र में ही दफना दिया गया। कुल मिलाकर भारत के 174 नाविक और 18 अधिकारी इस एक ऑपरेशन में मारे गए। अगले कई दिनों तक भारतीय नौसेना हंगोर की तलाश में जुटी रही। हंगोर पर 156 डेप्थ चार्ज हमले किए, लेकिन ये पनडुब्बी इन सब से बचते हुए 16 दिसंबर को सुरक्षित कराची पहुंच गई। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को खो देने के बाद इंडियन नेवी ने अपने सभी अफसरों को एक आदेश भेजा कि कप्तान का अपनी शिप को न छोड़ना, और उसके साथ डूब जाने की रवायत बहुत भावुक करती है, लेकिन हम इस तरह अपने बेहतरीन कप्तानों को खोना नहीं चाहते।
इसलिए उन्हें भी अपने जीवन को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि वो आगे भी देश की रक्षा में अपना योगदान दे सकें। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ 13 दिन में आत्मसमर्पण कर दिया था और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत की आईएनएस खुखरी को डुबाने के एवज में पाकिस्तान की नौसेना को भारत ने तबाह कर दिया था। सभी गन बोट्स, डिस्ट्रॉयर्स, लॉन्ग रेंज सबमरीन्स, पीएनएस गाजी को उनके अफसरों के साथ खत्म कर दिया गया था। युद्ध अपने पीछे कितने अधूरे काम, कितने अधूरे वादे छोड़ जाते हैं। कैप्टन मुल्ला और उनके चहेते शिप के समंदर में डूब जाने के कई सप्ताह बाद उनकी बेटी को उनका लिखा खत मिला। मैं तुम्हारे पास शिमला नहीं आ सकता क्योंकि मैं शिप में हूं। मैं बहुत खुश होऊंगा ये जानकर के तुम मेहनत कर रही हो, बनिस्बत इसके कि मैं तुम्हें वहां आकर देख सकूं। याद रखना, हम सब एक ख्वाब की छाया हैं जिसे हमें पूरा करना है। बस इतनी सी थी ये कहानी।